गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को, और यूनिट नंबर हमारे पास फर्स्ट चल रही थी। और जो टॉपिक जो आज का रहेगा वो रहेगा आयरल लैग्रेंजियन इक्वेशन। ये जो आयरल लैग्रेंजियन इक्वेशन है ये हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के अंदर हमने क्या किया था, जो एक्सट्रीमम पाथ है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की आयरल लैग्रेंजियन इक्वेशन, आयलर लैग्रेंजियन इक्वेशंस। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के अंदर, एक मिनट में पेन ले लेता हूं एक बार। ये अब देखिएगा, अब बात करते हैं हम एक बार कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन की। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया था कि हमारे पास किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको सीधा मान लेना, बस थोड़ा टेढ़ा हो ही जाता है। और ये पॉइंट हमारे पास P से लेकर के हमारे पास Q तक, ठीक है। हमारे पास ये पाथ है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। इसके अलावा हमारे पास और भी पाथ हो सकते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। लेकिन हम इसमें एक्सट्रीमम पाथ क्या करते हैं, खोजते हैं। और उसके लिए हमने माना था कि जो पाथ होता है I, यानी कि डेल्टा I का जो मान है इंटीग्रेशन, और ये रहेगा F और y कॉमा वाई डैश कॉमा एक्स, और डी एक्स की जो वैल्यू है वो आपको ज़ीरो मिलनी चाहिए। वो आपको कितनी मिलनी चाहिए? ज़ीरो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है ना। इसी का एग्जाम्पल लेके चलेंगे और इसको सोल्व करेंगे। इसी इक्वेशन को यदि हम आगे सोल्व करते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर हम y बराबर एम एक्स प्लस सी लिया, जो कि रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को। विल रिप्रेजेंट ओनली स्ट्रेट लाइन, will represent only a straight line, straight line, ओके। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा यहां पर यदि हम स्ट्रेट लाइन के अलावा और जो पथ हैं, जैसे मैं पथ का नाम दे देता हूं यहां पर, जैसे कि ये, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पाथ है, और ये जो घुमावदार है इसको मैं थर्ड पाथ मान लेता हूँ। अब हमारे पास जो फर्स्ट पथ है उसको तो हमने एक स्ट्रेट लाइन मान लिया, y बराबर एम एक्स प्लस सी है। लेकिन जो अदर पाथ हैं, जैसे कि सेकंड पाथ है और जो थर्ड पाथ है, उनको हम किस तरह से लिखेंगे? तो उनको क्या करेंगे, फंक्शन तो वही रहेगा लेकिन उनके अंदर हम वेरिएशन लिख देंगे। P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर तीनों ही पाथ सेम है, और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो वेरिएशन बढ़ रहा है। ये वेरिएशन जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, और इस वेरिएशन को अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। वेरिएशन का मतलब है कि जो मूल पाथ है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है, उससे वो कितना दूरी पर है या वो दूरी कितनी है, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे देयर फॉर इंक्लूडिंग अदर पाथ, देयर फॉर including अदर पाथ, ये आपकी थ्योरी के लिए लिख रहा हूं मैं। सो वी कैन, सॉरी वी रिप्रेजेंट, कैन नहीं है, वी रिप्रेजेंट another parameter say alpha, and in order to, अगले पेज पे लिख देता हूं, in order to
डिजाइन या डिग्नेट these path and is and to be introduced is and to be introduced। अब देखिए जो हमने पाथ लिए थे, एक स्ट्रेट लाइन थी, इस स्ट्रेट लाइन को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी के द्वारा, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं y बराबर हमारे पास यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ क्या है x है, इस तरह से अपन ने लिखा था। लेकिन जब अदर पाथ की बात करेंगे, जैसे ये पाथ फर्स्ट था, पाथ सेकंड की बात करेंगे तो अपन लिखेंगे f, वो भी x का ही फंक्शन होगा लेकिन उसके अंदर वेरिएशन और होगा, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन जीरो, यहाँ पर हमारे पास वेरिएशन क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर फर्स्ट पाथ के लिए हम अल्फा 1 लिख लेंगे। इसी प्रकार हमारे पास यदि सेकंड या थर्ड पाथ है तो हम लिखेंगे f और x अल्फा, इसको 2 बना लीजिए, इसको आप 3 बना लीजिए, इस तरह से। तो ये हमारे पास अलग अलग क्या है, वेरिएशन है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन को लिखा है y बराबर एम एक्स प्लस का c की फॉर्म में। तो इन इक्वेशन को भी लिखने का एक तरीका होगा, और वो तरीका जो है वो इस तरह से है कि y हमारे पास x अल्फा की जो वैल्यू होगी वो रहेगी y x, 0 और साथ में प्लस अल्फा और नीटा x, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इसको हम 1 नंबर दे सकते हैं। तो हमने जब स्ट्रेट लाइन, इसको तो हमने इस तरह से शो किया, इस स्टेटमेंट को हमने इस तरह शो किया है कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जब पाथ के अंदर वेरिएशन आता है, ये दोनों इक्वेशन है, उनको हम इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये विदाउट वेरिएशन का टर्म्स रहेगी, और यहाँ पर अल्फा और नीटा एक्स लिखा है। ये नीटा जो एक्स है ये एक हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन है, ठीक है, स्वतंत्र फंक्शन लिया है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी हमारे पास वेरिएशन पर ही, यानी कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो इनिशियली और फाइनली हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 0। ये कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि नीटा एक्स इज आर्बिट्रेरी फंक्शन and its values तो इसकी जो वैल्यू होंगी वो हमारे पास रहेंगी नीटा x1 बराबर नीटा x2 इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास जो इस तरह से पाथ है पॉइंट P टू पॉइंट Q, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास पाथ कोई सा भी हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई वेरिएशन नहीं है। तो हम इनिशियल फाइनल पॉइंट पर, यानी कि इसको यदि हम x1 कोऑर्डिनेट्स के लिए माने और इसको हम x2 कोऑर्डिनेट्स के लिए माने, तो नीटा x1 और नीटा x2 की जो वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट्स इनिशियल फाइनल पर तो 0 रहेगी, लेकिन मिड पॉइंट के अंदर ये 0 नहीं होगी। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई इस पॉइंट को लिया x3, तो यहाँ पर हमारे पास नीटा x3 का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो अलग पाथ हो, डिफर पाथ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई है, और इससे को हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो यहाँ पर अल्फा बराबर 0, और जो पहली टर्म्स है मैं एक बार लिख देता हूं थोड़ी आपको, अल्फा इक्वल टू 0 इन y x 0। जब आप y x 0 लिखते हो तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपने कितनी लिखी है, 0 लिखी है। मे बी टेकन टू रिप्रेजेंट डिफर पाथ, जो कि डिफर पाथ को क्या करेगा, शो करेगा। यदि 0 नहीं है तो मे बी रिप्रेजेंट डिफर पाथ, ठीक है। इट मीन्स द पाथ लेंथ which in different form differential path which also be a function of alpha, so deeper path can be
रिटर्न एज, तो डिफर पाथ को हम देखो आई जो है वो फंक्शन हो जाएगा अल्फा का डिफर पाथ के लिए। हम लिखेंगे हम जा रहे हैं x1 से लेकर के पॉइंट x2 तक, और हमारे पास यहाँ पर जो रहेगी वैल्यू f वो रहेगी y डैश कोमा अल्फा। पहले हमने यहाँ पर x लिखा था, सॉरी x ही आएगा यहाँ पर, तो x और साथ में dx, लेकिन ये किसका फंक्शन होगा, अल्फा का फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर अल्फा जो है वो डिफरेंट पाथ को शो करेगा, सिंस अल्फा इज रेफर टू डिफरेंट पाथ, ओके। और यहाँ पर यदि अल्फा डिफर पाथ को शो कर रहा है, ठीक है मान लिया, लेकिन यदि वो आई अल्फा एक एक्सट्रीमम पाथ को शो करेगा तो हम लिखेंगे कि डी आई अपॉन में डी अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर एक्सट्रीमम पाथ। एक्सट्रीमम पाथ, ये ध्यान रखेंगे, एक्सट्रीमम पाथ के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास है आई अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पॉइंट x2 पॉइंट x1 एंड फंक्शन f इज y डैश x और dx इक्वल टू भी कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि अपन आउटलाइन करेंगे तो 0 लिखना है। आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अबोव इक्वेशन, तो हमें मिलेगा डी आई अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट तो x1 से लेकर x2 ऐसे किस रहेगी, और इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो आप लिखोगे, ठीक है, आप ऐसे करो, इसको अल्फा के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, डी अल्फा के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो आपको मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डी वाई अपॉन डी अल्फा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एंड डी वाई डैश अपॉन डी अल्फा प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी अल्फा, और बाहर हमारे पास आएगा डी एक्स, बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर और दे देते हैं, इससे पहले हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई थी, इसको अपन 3 दे देंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर अपन आगे चलेंगे। यहाँ पर एक चीज और है, जो हमारे पास x है, देखो y जो है वो तो डिपेंड कर रही है अल्फा पर, लेकिन जो x है वो डिपेंड नहीं करता अल्फा पर। तो अपन लिख सकते हैं हियर x डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा, सो डी एक्स अपॉन डी अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। और ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा कुछ ये इस तरह से, देखो ये हमें मिलेगा कि डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट x1 से लेकर के x2, और जो बचाव है उसको लिख लेंगे और उसको लास्ट वाले पद को कितना कर लेंगे, 0। तो रहेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डेल, सॉरी ये रहेगा डी वाई अपॉन डी अल्फा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एंड डी वाई डैश अपॉन डी अल्फा और साथ में डी एक्स, ये रहेगा। अब देखो हमने एक्सट्रीमम पाथ के लिए लिखा है, इफ आई अल्फा रिप्रेजेंट एक्सट्रीमम पाथ देन डी आई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू 0। सो इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डी वाई अपॉन डी अल्फा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एंड डी वाई डैश अपॉन डी अल्फा और डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिएगा, तो अलग अलग करेंगे तो अपने पास इस तरह से रहेगा, इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2
और रहेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डी वाई अपॉन डी अल्फा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 लिखेंगे और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एंड डी वाई डैश अपॉन डी अल्फा और साथ में डी एक्स इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक, अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं और वो थोड़ा सा सॉल्यूशन क्या है, हम लास्ट वाले टर्म्स को एक बार अलग से सॉल्व करते हैं, इसको फर्स्ट और सेकंड मान करके देखिएगा। या तो आप इसको इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन हमारे पास आई है 3 और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, 4 के अंदर हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, इसका समाकलन कर देते हैं हम। तो अपन लिखते हैं सेकंड टर्म्स ऑफ इक्वेशन कौन सी है भाई, 4 है, 4। तो सेकंड टर्म हमारे पास जो है उसको मैं लिख रहा हूँ स्पेशली। तो सेकंड टर्म हमारे पास थी कि x1 से लेकर के x2 एंड ये है डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश डॉट डी वाई डैश अपॉन डी अल्फा एंड डी एक्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान रहे हैं। तो समाकलन क्या रहेगा, समाकलन नहीं रहेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का समाकलन। तो देखिएगा तो यहां पर हम समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष ही। तो इसमें रहेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का समाकलन। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का समाकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी अल्फा बचेगा और लिमिट रहेगी x1 से लेकर के x2। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें d अपॉन डी अल्फा और y डैश की वैल्यू है dy अपॉन डी एक्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d अपॉन डी एक्स और डेल वाई डी वाई अपॉन डी अल्फा और साथ में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये और ये हट जाएगा और यहाँ पर ये वाली वैल्यू बचेगी जो कि मैंने यहाँ लिख दी एंड माइनस इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2। अब रहेगा फर्स्ट का तो अवकलन, सेकंड का समाकलन। तो फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा कि d अपॉन डी एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश और साथ में रहेगा सेकंड का समाकलन। तो समाकलन हम कर चुके हैं, डी वाई अपॉन डी अल्फा बचेगा और साथ में डी एक्स बचेगा। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आती है। और साथ में अब देखिए इसको और सोल्व करते हैं अपन, इस लिमिट को सोल्व करते हैं तो यार इस लिमिट को। तो यहाँ पर हमें पता है कि हम लिखते हैं कि y बराबर हम लिखेंगे y x, 0 प्लस का अल्फा एंड बीटा x ये रहता है। अभी आपने देखो इसके ऊपर लिमिट लगाई, इसके ऊपर लिमिट लगा रखी, तो लिमिट लगाएंगे तो आप ऐसे लिखोगे, देखो डी वाई अपॉन डी अल्फा के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास मिलेगा डी वाई अपॉन डी अल्फा, लेकिन ये वैल्यू है 0 और x और ये वैल्यू है, ये फंक्शन है अपने पास y x अल्फा का फंक्शन है, ये ध्यान रखें, ये x अल्फा का फंक्शन है, ये x0 का फंक्शन है। प्लस अल्फा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, नीटा और x बचेगा ना। अब आप इस पर लिमिट लगाएंगे, ठीक है ना, किसकी, x की। तो आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, लिमिट रहेगी x1 से लेकर के x2। तो यहाँ पर लिमिट लगेगी नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिमिट नहीं थी, एज ए कॉन्स्टेंट काम करेगा। तो अपन इसको इससे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी अल्फा की वैल्यू x1 पर भी उतनी है माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स अल्फा ये x2 पर भी उतनी है। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगी, बची लास्ट वाली वैल्यू, तो उसमें है नीटा और x2 माइनस नीटा और x1। और हमें पता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ये वैल्यू क्या होती है, 0। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ये टर्म्स की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद इसकी जो वैल्यू है ये बचेगी, वो मैं लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर अपन आगे चलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा, देखिएगा इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 हमने सोल्व किया है, किसको हमने सोल्व किया है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एंड
डी वाई डैश अपॉन डी अल्फा और डी एक्स को हमने सोल्व किया है। वैल्यू आई है माइनस का इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म जीरो हो चुकी है, और इसके साथ इसका समाकलन यानी कि डी अपॉन डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश और डी वाई अपॉन डी अल्फा एंड डी एक्स। इक्वेशन नंबर आप इसको नेक्स्ट दे सकते हैं। वैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी थी। 4 के अंदर हमने इस सेकेंड टर्म को सोल्व किया है, इसको ध्यान रखेंगे, इस टर्म को सोल्व किया है, तो हम लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे और इक्वेशन नंबर 5 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो कुछ 4 इस तरह से हो जाएगी हमारे पास कि डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास इस तरह से कि डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई अपॉन डी अल्फा एंड डी एक्स, और माइनस का बचेगा इधर हमारे पास इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 एंड डी अपॉन डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एंड ये एफ है, और ये रहेगा डी वाई अपॉन डी अल्फा एंड डी एक्स। अब आपके पास जो भी इसमें से कॉमन आ रहा है आप उसको कॉमन कर लेंगे। देखो अभी भी इसकी वैल्यू जीरो है, मैंने लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू इसकी जीरो रहेगी, तो अपन इसको कॉमन भी कर लेते हैं इसमें सब कुछ। तो x1 से लेकर के x2 हमने कॉमन कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा कॉमन आ रहा है, ये पूरा कॉमन आ रहा है, तो पूरा कॉमन ले लीजिए। तो आप लिखोगे डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डी अपॉन डी एक्स, और ये रहेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है डी वाई अपॉन डी अल्फा डॉट डी एक्स कॉमन आ रहा है, और ये किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। चाहे आप इन सबको ज़ीरो के बराबर लिख सकते हैं, ये ज़ीरो के बराबर है। अब देखो अब हमारे पास एक्सट्रीमम फंक्शन है, ठीक है ना, एक्सट्रीमम फंक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास डी आई अपॉन डी अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। इसलिए हमने पहले भी ज़ीरो कर दी, इस कंडीशन को पहले भी लगा चुका हूँ मैं, देखो बीच में मैंने ये लगा दी थी। यहाँ पर फॉर एक्सट्रीमम पाथ ये वैल्यू ज़ीरो हो रही है, तो उसके बाद हम पूरी इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर ये वैल्यू यदि ज़ीरो के बराबर है पूरी की पूरी, तो किसी भी फंक्शन का यदि हम समाकलन कर रहे हैं और वो समाकलन ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब वो पूरा फंक्शन ही क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आप पूरे फंक्शन को ज़ीरो कर लेंगे सिंपली। तो हमने पूरे फंक्शन को क्या कर लिया है, ज़ीरो कर लिया। वैसे मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी मैं पूरा कर पाऊंगा। ठीक है ना, देखो ज़ीरो करने का एक और तरीका है, या तो आप इसको सीधे ही ज़ीरो कर लीजिए, यदि आप इसमें पाथ के हिसाब से ज़ीरो करना चाहेंगे तो आप लिखोगे, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं, देखो कि डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 अपने पास आया, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डी अपॉन डी एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और बाहर कॉमन आ रहा है अपने पास कितना, अपने पास आ रहा है डी वाई अपॉन डी अल्फा एंड डी एक्स, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, और बराबर ज़ीरो लिख रहे हैं, ठीक है ना। इस पूरे की वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, ज़ीरो, सिंपल, और कोई फंडा नहीं लगाएंगे, क्योंकि फंडे तो बहुत कुछ हैं, है ना, तरीके बहुत कुछ हैं सोल्व करने के, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो क्या रहेगा, मस्ट बी जीरो। तो हम लिखेंगे कि डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डी अपॉन डी एक्स, एंड साथ में लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और ये हमारे पास रहेगा इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो इसके साथ आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू भी जीरो के गुणांक के बराबर कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। इसमें एक बार माइनस कॉमन और ले लीजिए, थोड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है, चलो ऐसे रहने दो। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है, ये हमारे पास क्या आती है, एक इक्वेशन आती है, और ये इक्वेशन आप देखोगे तो आपको सेम लगेगी लैग्रेंजियन इक्वेशन की तरह, लेकिन लैग्रेंजियन इक्वेशन में हमने यहाँ पर वेलोसिटी यानी कि क्यू जे डॉट और यहाँ पर क्यू जे लिया था, लेकिन यहाँ पर वाई डैश और वाई आता है, और इस इक्वेशन को बोलते हैं आयरल लैग्रेंजियन इक्वेशन या आयलर
लैग्रेंजन इक्वेशन। और इस आयरन लैग्रेंज इक्वेशन से हम इक्वेशन मोशन के साथ साथ हम पाथ को और कैलकुलेट करेंगे। तो अगली जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उसके अंदर हम इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो आयरन लैग्रेंज इक्वेशन है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।